Hello students, welcome to Sunita's channel. फाइनली आज हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वे है खनिज और शक्ति संसाधन। ईवीएस 8th क्लास का थर्ड चैप्टर। इससे पहले हमने 2 चैप्टर देख लिए हैं, पढ़े हैं हमने काफ़ी अच्छे से। और जिन्होंने नहीं देखा, अभी तक नहीं पढ़ा, वो आ जाइए प्लेलिस्ट में। सुनीता नाम से जो चैनल है उसमें कई सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साथ ही साथ ज्योग्राफी हो गया, कई बुकों की हिंदी हो गई। ये सब एनसीईआरटी की जो भी चैप्टर्स हैं उसमें अपलोड हैं। तो जिन्होंने ये जो क्लास जो लेना चाहते हैं और जो अभी तक नहीं ले पाए हैं, वे प्लेलिस्ट में जाके ये सब क्लासें ले सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी आज के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारे खनिज हैं और जो संसाधन हैं, इस चैप्टर में हमें उन खनिजों के बारे में बताया गया है कि क्या है खनिज, क्या होते हैं, और इसके साथ ही साथ जो संसाधन हैं वे किस प्रकार से उपलब्ध हैं, उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, वे किन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब देखेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रक को देख रही हो? यह सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। तो कीरी जो है वे अभी अपने पैतृक स्थल जा रही थी सुकांत के साथ धनबाद में। तो रास्ते में उसने देखा कि एक आश्चर्यचकित करने वाला स्थान कि वहाँ पर जो जगह है पूरी काली काली सी है और वहाँ धूल मिट्टी फैली हुई है। वहाँ बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं। तो जब वो सब ये ऐसा माहौल देखती है तो वे पूछती है सुकांत से। तो सुकांत उसे बताता है कि ये जो स्थान तुम देख रही हो ये एक तरीके से कोयले की खदान है। कोयले की खदान इसी के आसपास है और ये वहीं का क्षेत्र है, वहीं का स्थान है। इस वजह से इसकी जो स्थिति है वो इस प्रकार है। तो जो सुकांत होता है इस प्रकार उत्तर देता है। तो अब होती है जो कीरी होती है, अब वो पूछती है खनिज क्या है? कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानी बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी, कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हो तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी
की चट्टान परपटी पर ही सभी जगह फैली हुई है। तो अब जो कीरी होती है सुकांत से आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि ये आपने अभी जो कोयला बताया, जो कोयला खनिज है, ये उसका दृश्य जब उसने देखा तो सुकांत ने बताया कि हाँ, ये कोयला की खानें हैं। तो इस प्रकार वो पूछने लगती है कि ये जो खनिज होते हैं वे क्या है। सुकांत बताता है कि जैसे कि उदाहरण के रूप में एक उदाहरण देते हुए, जैसे उनकी जो नानी बाई है वे अधिकांश तौर पर बिस्कुट बनाती थी। तो कहने का अर्थ ये है, जिसमें वे जब बिस्कुट बन के तैयार होता था उसमें विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां तैयार की जाती थी, सामग्रियों से उसमें जो भी सामग्रियां लगती थी उसके द्वारा तैयार होती थी। और जब वो तैयार हो जाती थी तो उस प्रकार उसमें पता नहीं चलता था कि किस किस की सामग्री का उपयोग हुआ है उसे तैयार होने में। तो कहने का अर्थ यही है, ठीक उसी प्रकार जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं, वो ऊंची ऊंची चट्टानें बनी हुई है, वे ऐसे ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित हुई है, उनके द्वारा मिलजुल कर बनी है। और जो ये सब खनिज पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा चट्टानें कई प्रकार की देखने को मिलती है, वो निर्मित होती है प्राकृतिक रूप से। उनका निर्माण किस प्रकार होता है, इन्हीं ये जो खनिज होते हैं, ये जो जब ये एक प्राकृतिक रूप से कोई ना कोई क्रिया करती है तब इस प्रकार की चीज़ें निर्मित होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये देखिए वे बोलता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैली हुई है। तो जिस प्रकार इसने जो सुकांत है बिस्कुट का एक उदाहरण देता है, तो ठीक उसी प्रकार वे कहता है कि जो चट्टान भी कई प्रकार के पदार्थों से होकर मिलता है, वे सभी पदार्थ क्या होते हैं, वे सभी पदार्थ खनिज कहलाते हैं। और ये जो खनिज हैं वे कहाँ होते हैं, ये सभी जो खनिज है पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैली हुई है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी स्थल है जिसे भूपरपटी कहते हैं, उन सभी स्थानों पर क्या है, ये खनिज लवण जो तत्व हैं ये फैले हुए हैं, तो उन्हें ही खनिज कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। प्राकृतिक रूप से, ध्यान से पढ़िएगा, ये देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। प्राकृतिक रूप से मतलब कि एक जल से हो गया, वायु से हो गया, जो मृदा है, जो मिट्टी है, इनसे हो गया। इन सब से जो प्राकृतिक रूप से पदार्थ जो भी रसायन रूप में या किसी भी पदार्थ के रूप में विद्यमान हैं, वे एक तरीके से वे एक खनिज के ही रूप हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे कि आर्कटिक महासागर, समंदर और अंटार्कटिका। तो कहने का अर्थ ये है कि
सर्वप्रथम जो भी प्राकृतिक रूप से पदार्थ जो भी रासायनिक रूप में संगठित होते हैं पृथ्वी पर, चाहे वो जल हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, पवन हो गया, प्रकृति हो गई, ये सभी खनिज पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हर स्थान पर जो खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं एक समान रूप से नहीं पाए जाते। हर स्थान पर उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसके अनुरूप बदलते रहते हैं। जैसा कि उदाहरण के रूप में जो आर्कटिक महासागर समंदर जो है और साथ ही साथ अटलांटिक महासागर की ये बात कर रहा है, यहाँ आसानी से ये जो खनिज लवण जो तत्व हैं ये यहाँ आसानी से प्राप्त नहीं होते। ये उसका एक उदाहरण दे रहा है। ओके, ऐसे ही जैसे इसने एक अंतर्राष्ट्रीय एक विश्व स्तर पर उदाहरण दिया है। अगर भारत की ही अगर सिर्फ एक अपने देश की हम बात करें तो एक तरीके से दक्षिण भारत और उत्तर भारत, अगर इन दोनों की भी तुलना की जाए तो यहाँ पे पाया जाने वाला खनिज पदार्थ यहाँ से भिन्न होता है। तो उसी प्रकार हर स्थान पर समान रूप से खनिज तत्व नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे ये जो ये स्थान है यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आर्कटिक महासागर, समंदर और अटलांटिक महासागर के अंतर्गत की बात करी जा रही है। आगे, खनिज विभिन्न प्रकार के भौगोलिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों, रंग जैसे रंग और घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। कहने का अर्थ अभी हमने यही पढ़ा ऊपर कि हर स्थान पर जो खनिज तत्व हैं एक मात्रा में एक सामान्य रूप से नहीं पाया जाता, कि हर स्थान पर अगर खनिज जो लवण हैं वे सब पाए जा रहे हैं, मान लीजिए 75% के अंतर्गत किसी एक स्थान से, तो ज़रूरी नहीं है दूसरे स्थान पे भी उसकी इतनी ही मात्रा हो। तो कहने का अर्थ ये है, ये बात यहीं पे वही कही है कि अलग अलग इनकी जो खनिज तत्व जो पाए जाते हैं ये विभिन्न प्रकार के भौगोलिक परिवेश में ये अलग अलग दशाओं से निर्मित होते हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो वहाँ पे क्या है, अधिकांश तौर पर जल का अभाव है, तो वहाँ पर जो नदी हैं ये सब नहीं मिलेंगी। जो पवन है उनके साथ जो भी एक जब वो पवन वहाँ से बहती है तो विभिन्न प्रकार के टीलों का निर्माण करती चली जाती है, रेतीले टीलों का। और इसकी अपेक्षा में अगर इसकी तुलना की जाए तो अगर मैदानी इलाकों की तुलना की जाए, जैसे कि जहाँ पे गंगा या सोम नदी ये सब बहती हैं, तो वहाँ ये एक तरीके का मैदानी इलाका होता है। अगर इसकी उनसे तुलना की जाए तो जो मैदानी इलाका होगा वो अधिक वहाँ पर खनिज तत्व ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पूछिए कैसे? क्योंकि जो जल होगा वो कहाँ से, वो जो गंगा होती है वे तो हिमालय से ऊपर से बहती हुई आती है, तो जब वो वहाँ से विभिन्न प्रकार के राज्यों से, प्रदेशों से, भौगोलिक जो स्थान है वहाँ से अगर वो आएगी इतना लंबा रास्ता तय करके, तो अपने साथ छोटे छोटे खनिज तत्व बहाते लेके आएगी। पर्वतों से उतरेगी, वो पहाड़ों से उतरेगी, फिर आगे चल के मैदानों में उतरेगी, तो अपने साथ बहुत सारे निक्षेपण और अपर्दन करते हुए आती है। तो ठीक उसी प्रकार वे कह रहा है कि वे अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलयता के आधार पर
पहचाने जा सकते हैं। तो कोई भी खनिज तत्व है, उसका भौतिक गुण कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका घनत्व कैसा है, उसकी कठोरता कैसी है, उसमें रासायनिक गुण है या नहीं है, तो ये सब उसकी एक तरीके से उसके परिवेश से, उसके भू परिवेश के आधार पर ही पता लगाया जा सकता है। ओके, ये देखिए, क्या आप जानते हो आपके भोजन में नमक और पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है। हाँ जी, ग्रेफाइट जो है वो किस में पाया जाता है, हमारे पेंसिल में पाया जाता है और नमक में। तो ये भी एक प्रकार का खनिज है। आगे बढ़ते हैं। खनिज के प्रकार, अभी हम खनिज के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसी प्रकार देखते हैं। पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों पे वर्गीकृत किया गया है। तो खनिज जो होते हैं उनकी जो संख्या है वे 3000 से भी ज़्यादा है, 3000 से भी ज़्यादा है। और संरचना के आधार पर मुख्यतः इसे धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका वर्गीकरण दो रूप में देखने को मिलता है खनिज का, ठीक है, धात्विक और अधात्विक। ये देखिए, फर्स्ट ये है और दूसरा ये है, ठीक है। धात्विक और अधात्विक, धात्विक को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, लोहा और अलोहा। एक लोह खनिज के रूप में और एक अलोह खनिज के रूप में खनिजों का वर्गीकरण किया गया है इस प्रकार। देखिए, अब इसमें हम देखते हैं जो धात्विक खनिज हैं वे, उसके अंतर्गत कौन से खनिज तत्व आते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातु कठोर पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करते हैं और जिसमें ध्रुत या नमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए, आधात्विक के अंतर्गत ऐसी चीजें आती हैं, धात्विक, जिसमें कि जो विद्युत है अर्थात जो बिजली है उसका संचालन सुरूप तरीके से हो सके। जो भी ऊष्मा हो बिजली की होती है उसको सुचालित करने में सहायता प्रदान करते हैं। जिसमें विद्युती या चमक की विशेषता होती है। इनमें एक प्रकार की विशेष रूप से चमक भी विद्यमान होती है, जैसा कि उदाहरण के तौर पे सर्वप्रथम लोहा, फिर अयस्क, फिर बॉक्साइट, फिर मैग्नीशियम। अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक
खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। तो धात्विक खनिज जो होते हैं इसके अंतर्गत लोहे की कोई वस्तु भी हो सकती है और ऐसी वस्तु भी होती है जो इसके अंतर्गत, जो लोहे के अंतर्गत नहीं होती। तो धात्विक खनिज लोह और अलोह हो सकते हैं। लोह खनिजों जैसे कि लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। लोह तत्व की बात हो रही है अब। जो धात्विक है उसे दो वर्गों में बांटा गया है, एक लोह वर्ग, एक अलोह वर्ग। तो ये अब इस लोह वर्ग की बात कर रहा है कि लोह खनिजों जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज और साथ ही साथ क्रोमाइट, इन सब में भी लोहा पाया जाता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या शीशा हो सकती है। तो लोह में ये सब चीज़ें, जो मैग्नीशियम है इसके अंदर भी लोह पाया जाता है और साथ ही साथ क्रोमाइट में भी लोहा पाया जाता है, अयस्क में भी लोहा पाया जाता है। तो ये सब लोह के अंतर्गत आता है। अब हम अलोह की बात करते हैं जिस खनिज में लोहा नहीं होता। ठीक है, साफ साफ लिखा है यहाँ, खनिज में लोहा नहीं होता अलोह में, किंतु कुछ अन्य धातु सोना, चांदी, तांबा या शीशा हो सकता है। अलोह में क्या आएगा? सोना आएगा, चांदी आएगा, तांबा आएगा, शीशा आएगा, इसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अभी हमने धात्विक को देखा, धात्विक में भी लोह और अलोह को देखा। लोह जिसके अंदर, जिस खनिज के अंतर्गत लोह सम्मिलित होता है वे इसके अंतर्गत आएंगे और अलोह इसके अंतर्गत आएंगे अलोह में, क्योंकि इसमें जो भी ऐसे ठोस जो भी धातु प्राप्त होती है जिसमें लोह नहीं होता वे अलोह के अंतर्गत आएगी। और अधात्विक जो है, अधात्विक इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। इसमें क्या होता है? धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर और अभ्रंक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आने वाले खनिज जो हैं वे कौन हैं? वे चूना पत्थर हैं, अभ्रंक हैं, ये भी एक प्रकार का पत्थर का नाम है, और जिप्सम है, और साथ ही साथ कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, वे सभी अधात्विक के अंतर्गत आने वाले खनिज पदार्थ हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या अखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। जो खनिज हैं उन्हें धरती से किस प्रकार निकाला जा सकता है? सीधे रूप में वे ये कहना चाहता है उसे खनन करके निकाल सकते हैं, प्रवेधन करके निकाल सकते हैं, मतलब उसकी जो भी खनिज है उसको देखेंगे कि वे किस आधार पर निकलेगा, उसकी जो खनिज पदार्थ पाया जा रहा है वो अधिक गहराई में पाया जा रहा है या ऊपर ही पाया जा रहा है, और अखनन द्वारा। ये जो 3 प्रकार के जो खनन है, इस खनन के द्वारा जो भी खनिज तत्व धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर प्राप्त होते हैं, तो इन खनिजों को इन 3 पद्धतियों के माध्यम से पृथ्वी से निकाला जाता है।
ओके, आगे देखिए, खनिजों का निष्कर्षण। अभी हमने इसी के बारे में ऊपर देखा था। सर्वप्रथम खनन, खनिजों का निष्कर्षण, ठीक है, और दूसरा है प्रवेधन, तीसरा है अखनन। प्रवेधन की कोई शाखा नहीं है और खनन की कोई शाखा नहीं है, लेकिन खनन की मुख्य दो शाखाएं देखने को मिलेगी। सबसे पहला, खनन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं विवृत खनन और कूपिक खनन, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाता है। तो खनन, ये तो मोटे मोटे तौर पर इसने समझा रखा है कि खनन है क्या, जो पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज तत्व है उसे निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनिज को कम गहराई में स्थित खनिज जो कि कम गहराई में स्थित है, वह पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। तो विवृत खनन किसे कहते हैं? जो पृथ्वी पर कम गहराई में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है, ये ऊपरी सतह है जिस पे हम रहते हैं, ठीक है। अगर ये जो खनन निकाला जा रहा है वे ऊपर ही इतनी दूरी पे पाया गया, धरती के सिर्फ इतनी सी दूरी पे, तो क्या होगा, उसे पृष्ठ स्तर को, मतलब ऊपरी स्तर को हल्का सा इसे हटाएंगे और उसमें से उसे निकाल लेंगे। इस प्रकार की जो यहाँ पे कम गहराई में पाने वाला जो खनिज तत्व है उसको निकालते हैं ऊपरी सतह को हल्का सा हटाकर, तो इसे कहते हैं विवृत खनन। क्या कहते हैं इसे? विवृत खनन। ओके, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। अभी हमने विवृत खनन की बात कर ली, अब ये कूपक खनन की बात कर रहा है। विवृत खनन हमने देखा जो सतह के पृष्ठभाग पर ही पाया जाने वाला जो भी खनिज है वे जो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर पाया जाता है और उसे खोदकर आसानी से सतह को, ऊपरी सतह को हटाकर आसानी से निकाल लिया जाता है, उसे कहते हैं विवृत खनन। इसके अलावा जो ये कूपिकी खनन है, ये खनिज निक्षेप जो अधिक गहराई पे, अभी हमने यहाँ देखा था, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कोई खनिज है, तो इससे क्या करेंगे, पृथ्वी के सतह से आरंभ करेंगे, यहाँ से शुरू करते 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 यहाँ पहुँचेंगे। जब ये इतनी अंदर, मान लीजिए ये एक 170 मीटर और नीचे गहरा है ये, ठीक है, और इसे मान लीजिए ऊपर ही 35 मीटर की ऊंचाई पे इसको पा लिया, और ये इतनी 170 मीटर नीचे अगर इतना गहरा है तो उसे निकालने के लिए काफ़ी लंबी खुदाई करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वे कूपिकी खनन द्वारा निकाला जाता है, ये इसे कूपिकी खनन कहते हैं, ठीक है।
देखिए यही बात इसमें साफ साफ यहाँ कही गई है। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए पाई जाती है। पहुँचने के लिए ऐसा बनाए जाते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। जो कूप की खनन था उसमें खनिज को एकदम नीचे गहराई से निकाला जाता था। ओके, तो उसमें इस प्रक्रिया में क्या हुआ, खनिज को गहराई से निकाला गया। लेकिन अब ये प्रवेधन की बात कर रहा है। प्रवेधन में क्या होता है, जहाँ पृथ्वी के नीचे पेट्रोल पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये जो धरती का स्थल है बहुत ही नीचे पाए जाते हैं, ये कभी भी ऊपर नहीं मिलते। तो जो ये प्राकृतिक गैसें हैं और जो ये पेट्रोलियम है ये बहुत ही नीचे पाई जाती हैं और इसे निकालने के लिए बहुत अधिक गहन कूपों की खुदाई की जाती है। मतलब काफ़ी गहरी खुदाई को क्या कहते हैं, कूप की खनन। तो कूप को द्वारा या कूप की खनन द्वारा इसे निकाला जाता है। तो गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे ही प्रवेधन कहते हैं। ठीक है, प्रवेधन में क्या निकलेगा, गैस निकलेगी, प्राकृतिक गैस, और क्या निकलेगा, पेट्रोलियम। ओके, प्रवेधन में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम प्राप्त होगी हमेशा धरती के नीचे से गहरी खुदाई में। और अगर खनिज की बात की जाएगी तो उसे कूप की कहेंगे। कूप की खनन द्वारा खनिज निकालते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। अभी हमने प्रवेधन देखा जो कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जैसे पदार्थों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस खनन द्वारा उसे निकाला जाता है। लेकिन अखनन किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, सतह के निकट मतलब जो भूपर्पटी है उसके एकदम निकट, एकदम पास ही में खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। ओके, जिसमें अधिक खुदाई न करनी पड़ती हो उसे अखनन कहते हैं। आगे खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण विभिन्न प्रकार से किया गया है। खनिज के जो भी देखिए, ये देख लीजिए पहले। क्या आप जानते हैं, आप शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इनमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होता है। जो शैल है, यदि उस शैल का जो रंग है अधिक नीला हुआ तो कहने का अर्थ ये है कि उसमें तांबा जो खनिज तत्व है उसके अंदर तांबे की मात्रा रहेगी, तांबा अधिक मात्रा में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तांबा होता है वो अपना रंग छोड़ता है, प्राकृतिक उसका एक प्राकृतिक गुण है। तो इस कारण क्या होता है, शैल का जो भी शैल होती है उसका भी रंग परिवर्तित होने लगता है। खनिजों का विवरण।
खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैल में पाए जाते हैं, कुछ कार्यांतरित शैल में, जबकि कुछ अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। तो शैलों के बारे में हमने पढ़ा था 7th क्लास की बुक, ईवीएस की जो भी सारी बुक थी उसमें हमने सारा पढ़ा था शैलों के बारे में और किस प्रकार इनका निर्माण होता है। तो उनके भी इसमें जो भी हमने पढ़े थे उन सभी के तीनों के नाम हैं। ठीक है, तो जिन्होंने वो क्लास मिस करी हो तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे 6th क्लास की भी ईवीएस की जो सारे चैप्टर्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं, उसमें सभी अपलोडेड है, और 7th क्लास के भी हैं, और इसी प्रकार की आगे की और भी जो भी क्लासेस होंगी उसी पे अपलोड होंगी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जिन्हें पढ़ना है वे वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा ये जो शैल, विभिन्न प्रकार के शैल जो पाए जाते हैं जो खनिज द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि आग्नेय शैल हो गए, कार्यांतित शैल हो गए और अवसादी शैल, ये सभी शैल पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय शैल और कार्यांतित शैल समूह हो जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जो हमने देखा था अभी ऊपर, धात्विक खनिज जिसमें लोह हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जो हमने देखा था ये धात्विक खनिजों के अंतर्गत आएगा। ये वही कह रहा है, धात्विक खनिज आग्नेय कार्यांतरित शैल समूहों जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। इन सब के खनिजों की सहायता से कार्यांतरित शैल जो होते हैं उनका निर्माण होता है, आग्नेय शैल होता है इनका निर्माण होता है, और इन सभी में क्या होता है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। सरल भाषा में समझा जाए तो यहाँ पे इसका यही अर्थ है। उत्तरी स्वीडन में लोहा अयस्क, अब ये एकदम विश्व स्तर की बात कर रहा है। जो उत्तरी स्वीडन है वहाँ पर क्या पाया जाता है, वहाँ पे लोह अयस्क की मात्रा, ओके। और ओटोरियो जो कि कनाडा में है, यहाँ पे तांबा पाया जाता है। निकेल के निक्षेप दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय कार्यांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं ये सभी एक प्रकार के किस में मौजूद रहते हैं, ये पहले तो एक प्रकार के जो शैल होते हैं उनके अंतर्गत पाए जाते हैं खनिज तत्व, और भी प्राकृतिक पृथ्वी की भूप्रपटि पर विभिन्न प्रकार से वे विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं। तो उदाहरण के तौर पर यही दे रखा है कि कौन सी खनिज तत्व कौन से देश में पाए गए हैं। तो उत्तरी स्वीडन में बता रहा है, ये यहाँ पे लौह अयस्क अधिक देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ ओटेरियो ये एक कनाडा में है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ तांबा देखने को मिलता है। तांबा और निकेल एक प्रकार का खनिज तत्व है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा है, वहाँ पर लोह और निकेल ये यहाँ अधिक देखने को मिलते हैं, और क्रोमाइट, और साथ ही साथ प्लेटिन और आग्नेय और कार्यांतित शैलों में ये सभी पाए जाते हैं। वाले खनिजों के उदाहरण हैं मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अंतर्गत के अवसादी शैल समूहों में
आध्यात्मिक खनिज जैसे कि चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीशियम निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। अभी जो ये हमने पढ़ा, ये एक प्रकार के जो खनिज तत्व है ये कार्यांतरित शैल के अंतर्गत पाए जाते हैं। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? वे अवसादी शैलों के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? खनिज तत्व पाए जाते हैं अवसादी शैलों के अंतर्गत। यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम दे रखे हैं जो कि विश्व स्तर पर है। अवसादी जो शैल होते हैं उसके अंतर्गत आधात्विक जो खनिज होते हैं वे आते हैं। क्या आते हैं अवसादी शैल में? चूना पत्थर, जो चूना का पत्थर होता है वे चूना पत्थर। ये फ्रांस के कॉकस प्रदेश में चूना पत्थर का निक्षेपण होता है। जॉर्जिया और यूक्रेन में वहाँ पे मैग्नीशियम निक्षेपण, और साथ ही साथ अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर के कुछ उदाहरण ये सभी हैं। ये सब खनिज के एक तरीके से उदाहरण हैं। और कोयला और पेट्रोलियम भी ये सभी अवसादी जो खनिज तत्व हैं उसी के स्तर में अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के और भी स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। अभी हमने चूना पत्थर के बारे में पढ़ा, आधात्विक जो कि खनिज हैं उसके बारे में देखा, और धात्विक खनिज के बारे में देखा। आगे देखिए, ये देखिए, ये कुछ मैप में ये दे रखे हैं जहाँ पे देखिए कुछ ऐसे स्थानों पर लौह पाया जाता है। यहाँ पे तांबा पाया जाता है, यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ लौह पाया जाता है, ये अमेरिका की बात कर रहा है। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे भी लौह पाए जाते हैं। इधर भी अत्यधिक लौह मात्रा में पाया जाता है, अधिक लौह की मात्रा दिखाई गई है। और अब बॉक्साइट की बात कर रहा है, तो बॉक्साइट यहाँ पाएगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ देखिए जो ये विश्व का मानचित्र है ना, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि ईवीएस को सही से पढ़नी है तो ये वर्ल्ड मैप है, बहुत मतलब एक तरीके से याद होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक वैश्विक स्तर की बात कर रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए अभी हम आगे पढ़ते हैं, एशिया की बात कर रहा है ये देखिए, ये है एशिया। ये कहाँ है? देखिए ये पूरा एशिया महाद्वीप। ये एशिया की बात कर रहा है, तो ये एशिया के अंतर्गत जो खनिज तत्व है उसकी चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। तो सबसे ज़्यादा चीन और भारत के पास लौह अयस्क के निक्षेप हैं, मतलब वे खदानें, वे स्थान हैं जहाँ से इनकी उत्पत्ति के स्थान हैं। अधिकांश रूप से निक्षेप का अर्थ ये है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के
अग्रणी टीन उत्पादन में है। चीन सीसा, एंटीमनी और साथ ही साथ टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के निक्षेप हैं। तो भारत में सबसे पहले भारत और चीन में बताया गया है किसके निक्षेप देखने को मिलते हैं, लौह अयस्क के निक्षेप देखने को मिलते हैं। और महाद्वीप के जो आधे से अधिक जो देश हैं वे टीन का उत्पादन करते हैं। वे टीन की खनिज पदार्थों में, घन धातुओं में व्यस्त हैं। और साथ ही साथ ये देखिए, जो मलेशिया की बात करी गई है, इंडोनेशिया की बात की गई है, चीन की बात की गई है, ये अग्रणी टीन उत्पादन में है। मतलब ये भी, इनका भी टीन उत्पादन में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। और चीन शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। तो जो चाइना है, चीन है, वो लोहे में तो उसका निक्षेपण है ही, साथ ही साथ टीन में भी है, और साथ ही साथ किस में है, यहाँ पे शीशे की भी बात करी है। और एंटीमनी, टंगस्टन, इन सब का उत्पादन भी करता है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे एशिया की बात की गई है। एशिया में जो खनिज तत्व निक्षेप पाए जाते हैं वे हैं मैग्नीज और साथ ही साथ बॉक्साइट, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा, ये सभी निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पर? यह एशिया में पाए जाते हैं। यूरोप, अब देखिए यूरोप की बात हो रही है। नेक्स्ट है यूरोप हमारा। तो यूरोप देखिए यहाँ है, ठीक है, मैप में। यहाँ पर क्या चीज़ें अधिकांश पाई जाती है? यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। कहाँ? यहाँ पर क्या यूरोप में किसके निक्षेप पाए जाते हैं? लौह अयस्क के। ओके, लौह अयस्क के अग्रणी उत्पादक हैं। और साथ ही साथ रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस ये लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। यूरोप में अधिकांश निक्षेप लोहे का पाया जाता है। और इसके साथ साथ फ्रांस में भी, स्वीडन में, यूक्रेन में, रूस में इसके विशाल निक्षेप देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात की जा रही है तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये यूरोप के पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लैक के उत्तर में कनाडियन सिल्ट प्रदेश,
अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम तथा तांबा का खनन कनाडियन सिल्ड प्रदेश में और कोयला और अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप हैं। ये बात हो रही है उत्तरी अमेरिका। अब ये उत्तरी अमेरिका में ही ये सभी स्थान हैं जहाँ इसका ये जो उल्लेख किया गया है। इसे 3 निक्षेपों के अंतर्गत या 3 क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है निक्षेपों को। उसमें से ग्रेट लेक की बात की जा रही है, जो कि कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका में। ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसके अंतर्गत बात की जा रही है। ग्रेट लेक के जो उत्तर में, यहाँ के उत्तरी भाग में क्या है, कनाडियल सिल्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और साथ ही साथ पश्चिम में पर्वतीय जो श्रृंखला है, यहाँ पर लौह अयस्क देखने को मिलते हैं या लौह निक्षेप देखने को मिलते हैं। लौह, निकेल, सोना भी मिलता है साथ साथ, और यूरेनियस और तांबा और खनन कनाडियन, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। सीडल प्रदेश में ये सभी कहाँ है, ये सभी उत्तरी अमेरिका में है, ये सब मत भूलना, ठीक है। सीडल प्रदेश में और कोयला का अपलेशियन प्रदेश में होता है। और चांदी, सोना, जस्ता, तांबा ये पश्चिमी कार्डिलेरा में पाया जाता है। ओके, आगे हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे।